हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। फ्रेंड्स, हमारी पॉलिटी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसमें मैंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, वो सब करा दिया है। उसके ना केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बल्कि सारी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से किसी भी चैनल से पूछ सकते हैं, चाहे वो ईमेल का हो, टेलीग्राम का हो या कमेंट बॉक्स में हो। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ लीगल पार्ट। ठीक है, तो ये उसका पार्ट 1 है। ये वीडियोस थोड़ी स्लो आएंगी, रीज़न बीइंग कि मेरे सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके हैं और मैं वहाँ पे थोड़ा सा बिजी ज़्यादा हूँ, बट डोंट वरी, आपके पास टाइमली आ जाएंगी। इसी सीरीज में आज सबसे पहले मैंने शुरू करा है लैंडमार्क जजमेंट से, बिकॉज लैंडमार्क जजमेंट इज़ द पार्ट विच पॉलिटी से भी कनेक्टेड है और लीगल पार्ट से भी कनेक्टेड है। इसका आज मेरा पार्ट फर्स्ट आ रहा है। इसमें आप केवल क्वेश्चन पे फोकस मत करिएगा, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि क्वेश्चन का आंसर तो केवल एक ऑप्शन है, लेकिन बाकी जो और 3 ऑप्शन हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए बस आप ध्यान से उसको देखते जाइए, सुनते जाइए। अगर आपको लगता है कहीं बीच में फास्ट हो रहा हूँ तो आप उसको पॉज करिएगा, नोट्स बनाइएगा ज़रूर। नोट्स के बिना कहीं भी हेल्प नहीं होती है, चाहे वो डीयू का एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस, या उसके बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, आप पढ़िए अपने आप एक बार पॉज करके। चलिए अब मैं बताता हूँ। In which case SC contend that there was no violation of fundamental rights enshrined in Article 13, 19, 21 and 22 under the provision of Preventive Detention Act। फ्रेंड्स देखिए, ये वो दौर था जब आज़ादी हमको नई नई मिली थी और हमारे जो रूल्स हैं, लॉ हैं, इवॉल्व कर रहे थे। अभी भी कर रहे हैं, बट वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा टर्बुलेंट सा था। तो उस केस में ए के गोपालन केस इसका वैसे आंसर है, लेकिन आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। ए के गोपालन केस में ये एक लीडर थे, कम्युनिस्ट लीडर थे। इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बंद कर दिया गया था, इम्प्रिजेंट कर दिया था। तो उन्होंने प्लील दी थी कि भाई मेरे तो जो राइट्स हैं आर्टिकल 13, 19, 21 और 22 में, उसके अगेंस्ट आप मुझे ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं रख सकते। पर उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था चूंकि प्रोसीजर जो है, डिटेंशन जो है, वो एज पर द प्रोसीजर ऑफ लॉ है, तो गवर्नमेंट कैन डू इट। ठीक है। इसके बाद एल चंद्र कुमार केस में क्या था, ये 1997 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है। ठीक है जी। इसके बाद बेरूबारी यूनियन, ये किस लिए आया था? बेरूबारी यूनियन में तत्कालीन सरकार ने, ये बेरूबारी एक जगह का नाम है बेसिकली, वहाँ पे कुछ एरिया का एक्सचेंज होना था। ठीक है, पॉलिटिकल मैटर था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया कि भाई आप ऐसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। हालांकि बाद में अमेंडमेंट आया था इसका और वो एक्सचेंज कंप्लीट हो गया था, नेहरू जी के टाइम की बात है। ठीक है ना। तो बेरूबारी यूनियन एक्सचेंज ऑफ एंक्लेव्स के ऊपर था। ठीक है। ए के गोपालन केस प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर, एल चंद्र कुमार केस जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 के ऊपर, बेरूबारी यूनियन एक्सचेंज ऑफ इंक्लेव के ऊपर, और बच्चन सिंह इज डैम इंपॉर्टेंट। इसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल की बात की गई थी। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल फांसी के संबंध में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच केस द फर्स्ट अमेंडमेंट्स वैलिडिटी वॉज चैलेंज। देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था, पहले ये समझना पड़ेगा। फर्स्ट अमेंडमेंट में हमने 9th शेड्यूल जोड़ा था, जिसमें बोला गया था कि भाई इसका रिव्यू नहीं हो सकता किसी भी कोर्ट में। ठीक है। तो वो केस था हमारा शंकरी प्रसाद का। कौन सा था जी? शंकरी प्रसाद का। इसमें गवर्नमेंट को ये कहा गया था, गवर्नमेंट की तरफ से एक अमेंडमेंट आया था कि भाई हम कुछ, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी में भी अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, और उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता इफ़ इट लाइज अंडर शेड्यूल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, कहा था भाई पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी वो अमेंड कर सकते हैं। हालांकि बाद में आगे जैसे हम पढ़ेंगे
कि वो चेंज हो गई थी, लेकिन इस केस में उन्होंने गवर्नमेंट के इंस्टेंस को अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया था। बेरुबारी को आपको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव पे था। हुसैन आरा खातून, हुसैन आरा खातून था स्पीडी ट्रायल के ऊपर, ठीक है। इसी केस को PIL का जनक भी माना जाता है। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था। इसमें स्पीडी ट्रायल की मांग की गई थी कि प्रिजनर जो है लैंग्विश करते रहते हैं, जेल में पड़े रहते हैं, उनका कोई ट्रायल नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती। MC मेहता केस, ये जो हमारे MC मेहता जी, इनके बहुत सारे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वगैरह के, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, आई एम सॉरी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो कॉइन हुआ था इंडिया में, वो इन्हीं के केस जो उन्होंने फाइल करे थे, जो इन्होंने PIL फाइल करे थे, उन्हीं की आप, इनका बहुत वाइटल रोल था, ठीक है ना। MC मेहता, इन्होंने बहुत सारी PIL फाइल करी, चाहे वो श्री राम फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो भोपाल गैस वाला हो, बहुत सारी इन्होंने फाइल की हैं। नेक्स्ट, इन विच केस SC कंटेंट दैट फंडामेंटल राइट आर नॉट एमिनेबल। देखिए, शंकरी प्रसाद में ओके कर दिया था, अब यहाँ पे फिर से फाइट हो गई। इसका आंसर है जी गोलकनाथ। इसको IC गोलकनाथ बोलते हैं, IC गोलकनाथ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजेस की बेंच थी। ये सेकंड लार्जेस्ट बेंच थी हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की आज तक, ठीक है। लार्जेस्ट किसमें थी? केशवानंदा भारती में 13 जजेस की। इसने बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर की थोड़ी कौन से केस में आई थी? केशवानंद भारती में। इससे पहले केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा था कि आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आप अमेंड नहीं कर सकते। पर केशवानंद भारती केस में एक मिडिल पाथ सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था कि भाई आप कर तो सकते हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आपने डिस्टर्ब किया तो फिर जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के और पास है, जिसको वो कानून को स्ट्रक डाउन, गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, ठीक है। L चंद्र कुमार का मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना, कि ये 226 और 32 में जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। सज्जन सिंह के ये केस भी फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट से रिलेटेड था, तो इसमें भी शंकरी प्रसाद का ही जैसा सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंस लिया था, ठीक है। और 17वां अमेंडमेंट हुआ था जो उसको अपहेल्ड किया था, 17 अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया था सज्जन सिंह केस में। फ्रेंड्स, इसको साथ के साथ लिखते रहिए, बेशक आपको वीडियो को पॉज करना पड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 सीरीज में मैं 60 से ज़्यादा केस आपके कवर करूँगा, ठीक है। और 60 से ज़्यादा केस के बाद मैं एग्जॉस्टिव तो नहीं कह सकता, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। द जजमेंट डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, केशवानंदा भारती 1973 का केस है। इसमें लार्जेस्ट बेंच थी अभी तक की हिस्ट्री में, कितने? 13 जजेस के। कितने थे? 13 जजेस इसके अंदर थे। गोलकनाथ केस, इसमें 11 जजेस थे। इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं, लेकिन केशवानंदा भारती में उसको ओवर रूल्ड करके एक मिडिल पाथ बनाया गया था। सज्जन सिंह केस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बेरुबारी यूनियन, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव। देखिए, आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ। आप बने रहेंगे ना इस वीडियो में तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और मैं बहुत ज़्यादा आज नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप इसको रिटेन भी करने की कोशिश करें, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ें। विच केस इज रेफर्ड एज गोल्डन ट्राइंगल केस। अब ये गोल्डन ट्राइंगल क्या है? ये है जी आर्टिकल 14, 19 और 21। इसको एक गोल्डन ट्राइंगल बताया गया था। कौन से केस में? मेनका गांधी। इस केस में हुआ क्या था? मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, ठीक है। तो उसके खिलाफ वो गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने एक गोल्डन ट्राइंगल केस की एक अवधारणा विकसित की और बताया कि भाई आप ऐसे भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फेयर एंड रीजनेबल एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट का भी, ठीक है जी। बहुत ही आर्टिकल 21 की इसमें एक वाइड डेफिनेशन ली गई थी। आर्टिकल 21 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब हुसैन आरा खातून, स्टेट ऑफ बिहार, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड है। इंदिरा वर्सेस राजनारायण, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस में क्या हुआ था जी?
इस केस में 39th अमेंडमेंट जो था उसको गैर कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। कैसे? इसमें कहा था कि भाई ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। ठीक है, 39th अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन किया गया था। ठीक है, आप ऐसे आ सकते हैं 39 क्रॉस। ठीक है, शाहबानो केस था। शाहबानो केस मुस्लिम महिलाओं के राइट के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें शाहबानो एक महिला थी, उन्होंने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस की अपील लगाई थी, जिसे वो जीत गई थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि बाद में उसको पॉलिटिकल रीज़न से स्टक डाउन किया गया था, लेकिन एक नया व्यू इसमें निकल के आया था। यूसीसी की बहस इससे ही शुरू कह सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इट मीन्स आर्टिकल 44 में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। फ्रेंड्स, अगर कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो ना तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरी मेहनत करने का कोई फ़ायदा तो होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। विच जजमेंट स्ट्रेंथन द बेसिक स्ट्रक्चर? कौन से जजमेंट ने स्ट्रेंथन किया था? इसका नाम था मिनर्वा मिल्स। ठीक है, मिनर्वा मिल्स। गोलकनाथ केस में क्या हुआ था कि भाई फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर दिया किसमें था? केशवानंद भारती में दिया था बेसिक स्ट्रक्चर। मिनर्वा मिल्स में इसको स्ट्रेंथन किया गया था। और वामन राव केस जो बचा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जिस दिन से ये बेसिक स्ट्रक्चर का हमारा कॉन्सेप्ट आया है 1973 से, उससे पहले के जो भी हैं उनको रिव्यू नहीं किया जा सकता। उनसे पहले के जो भी केस हैं उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। हालांकि बाद में इसका भी चेंज हुआ थोड़ा सा, वामन राव केस का भी। लेकिन वामन राव केस अगर आपसे पूछे तो सिंपल ये बोल देना कि भाई इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, चलिए। अब फिर से वही क्वेश्चन जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। विच जजमेंट इज टर्म्ड एज माइलस्टोन केस फॉर मुस्लिम वीमेन्स फाइट फॉर राइट? हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ उसका आंसर शाहबानो है, पर इसका मतलब ये नहीं है, इसको स्किप करेंगे बिकॉज जो 2-3 केस हैं, सेकंड भी आपको पता है स्पीडी ट्रायल का है, थर्ड क्या है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस हमारे रिजर्वेशन से रिलेटेड है, 1992 का है। इसमें ओबीसी के आरक्षण से रिलेटेड है। इसमें 50% की सीलिंग डिसाइड की गई थी। ठीक है, आर्टिकल 16(4) की वैलिडिटी को इसमें चेक किया गया था। आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4। ठीक है जी। विशाखा केस क्या है? विशाखा केस है कि इसमें गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी, जब तक कि हमारा कोई इस पे लॉ ना आ जाए। किस मैटर पे? मैटर था जी, जो वर्किंग लेडी होती हैं वर्क प्लेस पे, उनके साथ सेक्सुअली मिसबिहेव हो, हैरेसमेंट हो, आप उसको कुछ भी कहिए। ठीक है, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। ठीक है, उसके लिए वो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच केस कॉइंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन? मृत्युदंड के बारे में था ना, मैंने आपको पहले ही बताया था। कौन से केस में दिया गया था ये? आपको याद होना चाहिए, ये था बचन सिंह केस में। ठीक है, किस में था? बचन सिंह केस में था। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट केस है वो है मिट्ठू सिंह केस। मिट्ठू सिंह केस में क्या था? सेक्शन 303 आईपीसी को इसमें वैलिडिटी चेक की गई थी। उसमें क्या था, अगर कोई कन्विक्ट है, लाइफर है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको मिली हुई है और उसने इम्प्रिजनमेंट में ही किसी का मर्डर कॉज कर दिया, तो उसको स्टेड अवे फांसी मिलेगी, डेथ पेनल्टी। तो उसको मिट्ठू सिंह केस सेक्शन 303 के लिए याद किया जा सकता। राम जवाया कपूर का केस था, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। हमारा एक इम्पॉर्टेंट होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर, तो उसकी इसमें बात की गई है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देखते हैं। विच जजमेंट पर्टेन्स टू एग्जामिनेशन ऑफ ओबीसी कोटा? जैसे मैं आपको पहले बताया, देखिए मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में आ रहे हैं, तो इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है। आप इसको स्लोली भी थोड़ा सा वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए जी इस पे बात करते हैं। ये आज का लास्ट है, इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में और चीज़ें अपलोड करूँगा। ठीक है जी, चलिए। तो अब इसमें था पर्टेन्स टू एग्जामिनेशन ऑफ ओबीसी कोटा, इसका आंसर है ए। बट बात ये है कि इंदिरा साहनी केस क्या था, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस
चंपाकम दोराईराजन। इसमें क्या हुआ था, इस केस में हुआ था, एक लेडी थी मद्रास की, जहाँ पर उन्होंने चैलेंज करा था कि नॉन ब्राह्मण्स के लिए कोटा रखा गया था, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो केस था वो था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोटे के से रिलेटेड। इसमें इसको अपहेल्ड किया था स्टेट ऑफ मद्रास को, कि जो डिसीजन को, ठीक है, कि भाई ये पूरी तरह से प्रोसीजरल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर आप याद करेंगे तो कैसे करेंगे, कोटा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे पहला केस था ये। एम नागराजन में क्या था, एम नागराजन केस को आप याद कर सकते हैं कोटा इन प्रमोशन से, कोटा इन प्रमोशन। अभी तक हम प्रमोशन कोटे की क्या बात करते हैं, जब रिक्रूटमेंट करते हैं, तो इसमें कोटा इन प्रमोशन की बात की गई थी, ठीक है। इसमें कोटा इन प्रमोशन में कहा था कि जब तक गवर्नमेंट स्टेट पूरे रेलेवेंट डेटा को नहीं कलेक्ट करता है, नहीं देखता है किसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ कितना है और कितना कम है, तब तक कोटा इन प्रमोशन अप्लाई नहीं किया जा सकता। हालांकि इस पे आज भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर आपसे एम नागराज के इसके बारे में पूछा जाए तो आप कोटा इन प्रमोशन ही बोलेंगे। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस ये 2018 का है। इसमें भी 2006 एम नागराजन केस को ही आगे बढ़ाया गया था, ठीक है जी। चलिए, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। इसी के बेसिस पे मैं आगे कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, आपको कुछ और बेहतर देने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। इसी के साथ अभी के लिए लेते हैं विदा। टेक केयर, बाय बाय।